तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, संघीय कार्यपालिका। एक लेक्चर इसका हो चुका था। शुरुआत में हम लोगों ने थोड़े बेसिक्स देखे थे और स्टार्ट किया था ये टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति से स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें हमने योग्यता, निर्वाचन आदि पढ़ लिया था राष्ट्रपति का। अब शक्तियां हम लोगों को आज देखना है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं। ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, एक हेडिंग दे दी है सबकी कि ये शक्तियां हैं। इन हेडिंग्स के अंतर्गत ही हम लोग इसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो पहली शक्ति देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक शक्ति, या इसी को कार्यकारी शक्ति भी कहा जाता है। देखिए, तो कार्यकारी शक्ति में पहला तो ये है कि संघ के सभी कार्यकारी, या इसी को बोल सकता हूं मैं कि संघ के सभी प्रशासनिक कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। यानी कोई भी संघ जब आदेश निकालेगा तो उसमें भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और राष्ट्रपति के नाम से ही वो कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा पीएम की नियुक्ति ये राष्ट्रपति ही करता है, और पीएम की अनुशंसा पर या सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसकी मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो करता है। ये जो कार्य हैं ये भी प्रशासनिक शक्तियों या प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर अन्य नियुक्तियां जो होती हैं, जैसे कैग की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, इस प्रकार कई अन्य नियुक्तियां हैं जो कि प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति स्वयं भी प्रशासक के रूप में कार्य करता है। कहाँ पे? शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूनियन टेरिटरी है ना, जहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपालों के माध्यम से ये प्रशासनिक कार्य स्वयं राष्ट्रपति संभालता है। कहाँ पे? यूटीज़ में। ठीक, तो ये तो हो गया इसके प्रशासनिक कार्य। एक और याद रखिएगा जो अक्सर जिसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, कि अगर ये ऑप्शन आ गया तो बड़ी दुविधा हो जाती है। क्या? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, ये कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र करना, ये जो शक्ति है, ये जो कार्य है, ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखिएगा, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत या प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ चलेंगे अपन विधायी शक्ति में। ठीक, तो विधायी शक्ति वैसे अगर देखा जाए वास्तविक रूप में, प्रैक्टिकलिटी में, व्यवहारिक रूप में, तो किसके पास है? संसद के पास है, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलके। और तीसरा कौन है उसमें संसद के अंतर्गत? स्वयं राष्ट्रपति। तो अब विधायी शक्ति में एक तो ये कि कोई भी कानून बनेगा तो उसमें अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति के, है ना। कोई भी विधेयक जाएगा, लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा और फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो ये तो एक विधायी कार्य हो गया। इसके अलावा सत्रावसान और सत्रों को बुलाना, सत्र आहूत करना, यानी संसद के जो सत्र होते हैं उसको आहूत यानी शुरुआत करना और उसकी समाप्ति की घोषणा, ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी विधेयक में, कानून बनने में अड़चन आ गई है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, या संयुक्त अधिवेशन जिसको कहा जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो ये भी हो जाएगी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में, कि जब संसद के सत्र न चल रहे हों तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहा जाता है इंग्लिश में। अध्यादेश जारी कर देता है, और अध्यादेश वही होता है जो संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून की जो शक्ति होती है, वही शक्ति अध्यादेश की होती है। तो ये तो हो गए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अब देख लेंगे हम लोग वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत पहले तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अलावा कोई भी धन विधेयक, जो धन विधेयक होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में कहूँ या सीधे कह दूँ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा? धन विधेयक।
इसके अलावा कोई भी अनुदान की मांग जो है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया वित्तीय शक्तियाँ। ठीक, अब चलेंगे हम लोग सैन्य शक्ति में। तो सैन्य शक्ति में जैसा कि हम लोग जानते ही होंगे कि तीनों सेनाओं जो होती हैं हमारे यहाँ भारत में, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए कि जब युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा, यानी युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा और युद्ध के समाप्त होने की घोषणा, ये दोनों घोषणाएं भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। तो ये हो गई इनकी सैन्य शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अध्यादेश में। ठीक है, अब अध्यादेश अलग से भी एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अध्यादेश को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अध्यादेश जो है, थोड़ा तो आपको बता दिया कि जब संसद के सत्र न चल रहे हों, इंग्लिश में बताया इसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, और ये संविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश का वर्णन किया गया है। अध्यादेश कब राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा? जब संसद के दोनों सत्र न चल रहे हों या फिर किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो कोई कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि कानून कैसे बनता है? दोनों सदनों से पारित होके, जिसके लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों ही सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सत्र चल रहे हों। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक सदन नहीं चल रहा है तो कानून कैसे बनेगा? लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा का सत्र ही नहीं चल रहा है। अब स्थिति ऐसी है, मान लीजिए कि कानून का बनना इसी समय जरूरी है, तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक आदेश पत्र जारी करता है। ठीक है, और इस आदेश पत्र को ही अध्यादेश कहा जाता है। ये जो अध्यादेश है, इसकी शक्तियाँ वही हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। यानी कि अगर संसद कोई कानून बना रहा है तो उसकी जो शक्ति है वही शक्ति अध्यादेश की भी होगी। ठीक, अध्यादेश जो है ये कब तक चलेगा? तो सदन की, ऐसे ही लिख देता हूँ, कितना लंबा लिखूंगा, है ना। संसद का जो सत्र जब स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट यानी प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ये चलता है। प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ये चलेगा। अब इसके भीतर संसद यदि इस अध्यादेश को पारित कर दे तब तो वो कानून बन जाएगा और चलता ही रहेगा, और अगर इस पर कोई निर्णय न ले तो 6 सप्ताह तक तो चलेगा वो, और उसके बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब अध्यादेश से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनता है कि अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक चल सकता है। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। यानी 6 माह के भीतर संसद का सत्र बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन अधिकतम समय 6 माह तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब कितनी अवधि हो जाएगी अध्यादेश की? मान लीजिए अध्यादेश आज जारी कर दिया गया, अब ये 6 माह तक संसद के सत्र की बैठक नहीं हो पाई तो 6 माह तो ये चल गया। अब इसकी जो अवधि कितना बताया मैंने कि संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक, तो 6 माह ये बीच प्रारंभ होने के पहले तक और प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक, और यानी कि 6 माह 6 सप्ताह। ठीक, तो अध्यादेश की जो अधिकतम मैक्सिमम कितना चलेगा? 6 माह 6 सप्ताह, ये लगभग आएगा 7.5 माह। 6 सप्ताह यानी 42 दिन, 42 यानी 45 दिन, मान लीजिए 45 दिन में 1.5 महीने होते ही हैं, तो 6 माह प्लस 1.5 महीने यानी 7.5 महीने तक अध्यादेश रह सकता है या प्रभाव में रह सकता है। लेकिन ये कब अधिकतम रह सकता है? न्यूनतम कोई पूछेगा तो 6 सप्ताह तक रहेगा। हालांकि न्यूनतम का कुछ है नहीं। मान लीजिए 1 सप्ताह के भीतर ही संसद के सत्र की बैठक बुला ली गई और उन्होंने इसे खारिज कर दिया कि नहीं चलेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अधिकतम ही याद रखिएगा कि 7.5 माह तक चलेगा। अच्छा, ये जो अध्यादेश है ये संविधान संशोधन के लिए नहीं लाया जा सकता।
खास बात यह है कि संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। दूसरी चीज़, मान लीजिए अध्यादेश अगर, क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? तो हो सकता है अगर ये दुर्भावना के आधार पर या असद्भाव के आधार पर जारी किया गया अध्यादेश है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अध्यादेश। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाता हूं मैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहां तक तो हो गया था, देखना था हम लोग को क्या, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और क्षमादान। तो देखिए, अच्छा न्यायिक शक्ति में ये देख रहे हैं अपन, न्यायिक शक्ति, तो एक चीज़ तो ये है, न्यायिक शक्ति में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, है ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है ये एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ये सुविधा सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है और इसका वर्णन यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का वर्णन आर्टिकल 143 में है। ठीक, अब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही देखेंगे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। ठीक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 72 में मिलता है और ये जो शक्ति है यानी कि क्षमादान शक्ति, ये इसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, यानी खुद से नहीं ले सकता कि उसको लगा कि इसको छोड़ दो, इसको फांसी मत दो, इसको आज़ाद कर दो, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह देगी तो ही राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। जैसा कि हमने देखा था अध्यादेश में कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति स्वयं नहीं अध्यादेश लाएगा जब तक कि मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह ना दे दे। ठीक, तो क्षमादान शक्तियाँ कैसा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं ये 5 प्रकार की हैं, पांचों के नाम मैंने लिख दिए हैं, एक एक करके अपन देखते चलते हैं। पार्डन या क्षमा, इस क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः क्षमादान देना। मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए फांसी की सज़ा भी हो गई है तो राष्ट्रपति उसको पार्डन अगर दे देता है, क्षमादान दे देता है, इसका मतलब वो आज़ाद है। ऐसा नहीं कि अब फांसी की सज़ा से तो बच गया लेकिन अब पूरी उम्र उसकी जेल में गुजरेगी, नहीं। क्षमा मतलब क्षमा, जाओ मौज करो, ऐश करो। ठीक है, पूर्णतः क्षमादान, मुक्ति। अगली चीज़ है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या है? कम्यूटेशन लघुकरण। लघुकरण में क्या है? दंड के प्रकार को कम करना, दंड के प्रकार को कम। ये क्या बात कर रहा है? लघुकरण, दंड के प्रकार को कम कैसे? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया था, अब इसको कम करके क्या कर दिया गया? इसको कम करके इस व्यक्ति को आजीवन कारावास। ठीक, तो ये हो गया, दंड के प्रकार को कम कर दिया गया, किसमें? लघुकरण में। ठीक, अगला है रेमिशन। रेमिशन हिंदी में परिहार। इसमें क्या है? इसमें है परिहार में दंड की प्रकृति में कमी किए बिना मात्रा में कमी। दंड की प्रकृति में कोई कमी नहीं की जाएगी लेकिन मात्रा में कमी कर दी जाएगी। ये कैसे होगा? ये मान लीजिए किसी को 5 वर्ष कठोर कारावास है, ठीक है, और इसको बदल दिया गया 2 वर्ष कठोर कारावास। ठीक है, प्रकृति में कमी किए बिना मात्रा में कमी करना। प्रकृति क्या थी? कठोर कारावास।
तो प्रकृति में कमी यहाँ हुई नहीं हुई? कठोर कारावास यहाँ भी था, कठोर कारावास यहाँ भी है। मात्रा जो 5 वर्ष था उसको घटा के 2 वर्ष कर दिया गया। ये है परिहार। अब अगला है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट हिंदी में बोलते हैं विराम। इसमें क्या किया जाता है? मानवीय संवेदना के आधार पर सब सजा कम की जाए तो इसको कहा जाता है रेस्पाइट। अब मानवीय संवेदना किन आधारों पर? सामान्य तौर पर जिन आधारों पर देखा गया है, तो समझ लीजिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो गया है, बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, या कोई महिला है ना, और ऐसी महिला मान लीजिए कि महिला अगर प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो इस तरह की मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सजा को जो कम किया जाता है वो कहलाता है विराम या रेस्पाइट। और अंतिम है रिप्राइव। रिप्राइव हिंदी में इसका नाम है प्रविलंबन। प्रविलंबन का सीधा सा मतलब केवल एक है। ये क्या कहता है? मृत्युदंड का अस्थाई याद रखिएगा, अस्थाई निलंबन। ये क्यों किया जाएगा? ये मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, फांसी उसको कुछ दिनों में होने वाली है, लेकिन ऐसे कुछ तथ्य मिलते हैं या ऐसी कुछ सूचनाएं मिलती हैं कि ये व्यक्ति तो इस दंड का अपराधी है ही नहीं, या इसने जो अपराध किया है वो इस प्रकृति का नहीं है कि फांसी दे दी जाए। तो उस पर विचार करने के लिए, उसकी खोजबीन करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो समय कैसे मिलेंगे? कि मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। मृत्युदंड खत्म नहीं हुआ है, केवल निलंबित किया गया है कुछ समय के लिए। पहले जांच प्रक्रिया हो जाए, दोषी पाया जाएगा तो टंगा दिया जाएगा फांसी पे, और नहीं पाया गया तो बच जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया प्रविलंबन। ठीक, ये हो गई 5 क्षमादान शक्तियाँ। इनका उल्लेख है आर्टिकल 72 में। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? वीटो शक्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 72 नहीं है, वीटो शक्ति 111 तो इसे लिखा गया था। ठीक है, 111 में वीटो शक्तियों का उल्लेख है। अब देखिए वीटो शक्तियाँ जो भारत में तो ये 3 ही हैं, यानी एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एक और अब चूँकि कहीं कहीं मिल जाता है क्वालिफाइड वीटो, इसका प्रयोग भारत में नहीं है। ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये यूएसए में है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। एब्सोल्यूट वीटो हिंदी में नाम है आत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो, निरपेक्ष वीटो, कई नाम है। इसीलिए इंग्लिश में लिखा है कि ज़्यादातर ये चीज़ें, दोनों चीज़ें, क्षमादान शक्तियाँ भी जब देखेंगे आप लोग तो इसको कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में याद कर लें, और वीटो शक्तियाँ भी जो हैं इसको कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि वहाँ पे आत्यांतिक आप याद करके गए हैं, वहाँ पे आ गया पूर्ण वीटो या निरपेक्ष वीटो। ठीक, तो इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी याद करके रखिएगा। तो पहला एब्सोल्यूट वीटो, इसमें क्या होगा? इसमें अच्छा, वीटो शक्ति होती क्या है? वीटो शक्ति ये होती, राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। समझ पा रहे हैं? विधेयक यानी कि संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं कानून बनाने के लिए, वो एक सदन से दूसरे सदन में जाते हैं, दोनों सदनों से पारित होके फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति यदि उनमें अनुमति दे देता है तो वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति न दे, इसी को बोलते हैं वीटो कर दिया उसने। ठीक, एब्सोल्यूट वीटो। मान लीजिए कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले। मतलब कि ना तो वो ना बोले ना तो वो हाँ बोले, समझ गए? ना तो वो इनकार करता है और ना ही वो इकरार करता है, अपने पास रख लिया, कुछ नहीं बोला, तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के वीटो को एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे पॉकेट वीटो में। इसमें भी यही चीज़ है कि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लिया। पॉकेट वीटो, हिंदी नाम जेबी वीटो है। पॉकेट का मतलब ही है कि उस विधेयक को उसने लिया और अपने पीछे वाले पॉकेट में डाल लिया उस विधेयक को और भूल गया। समझ गए? तो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। दोनों ही चीज़ ये हैं, एक ही हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो
ये क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट वीटो जो है इसका प्रयोग खास तौर से तब किया जाता है जब ऐसा कोई विधेयक किसी गैर सरकारी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। अब गैर सरकारी संसद का मतलब समझिए कि ऐसा सांसद जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, यानी मंत्री नहीं है। मंत्री के अलावा कोई सांसद अगर ऐसा इस टाइप का विधेयक प्रस्तुत करता है और किसी तरीके से वो पास होके आ जाता है तो राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं। ठीक। और सस्पेंसिव वीटो ये है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होगा? निलंबनकारी वीटो में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस संसद के पास भेज देते हैं। इसको बोला जाता है निलंबनकारी। यानी राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे कि ये जो विधेयक है ये उतना सही नहीं है, इस पर एक बार विचार जरूर किया जाना चाहिए फिर से, तो इसको भेज देंगे। लेकिन अगर संसद वापस से इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, भले ही उस विधेयक में कुछ परिवर्तन किया गया हो या ना किया गया हो, वैसा का वैसा विधेयक वापस अगर भेजेगी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को इस प्रकार के विधेयक में अनुमति देना बाध्य है जब वो विधेयक दोबारा लौट के आएगा। इसको बोला जाता है निलंबनकारी वीटो। अब ये क्वालिफाइड वीटो इंडिया में है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि ये ऐसा थोड़ा निलंबनकारी टाइप का ही है कि राष्ट्रपति ने मान लीजिए अगर वापस भेज दिया तो उन लोगों को, यानी कि संसद को, इसको अब पूर्ण बहुमत से इसको पारित कराना पड़ेगा और फिर भेजना पड़ेगा, अन्यथा वो नहीं भेज पाएंगे। ठीक। अब इनका प्रयोग बता देता हूँ आप लोगों को। जो एब्सोल्यूट वीटो है, आत्यांतिक वीटो, इसका पहला प्रयोग राजेंद्र, जो अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने किया था 1954 में पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का ये विनियोग विधेयक था। इसके विरुद्ध राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में प्रयोग किया था आत्यांतिक वीटो का। इसके अलावा एक और उदाहरण है इसका 1991 का, डॉक्टर वेंकटरमन के द्वारा। और ये विधेयक क्या था? ये था संसद सदस्य वेतन भत्ते से संबंधित विधेयक था, जिसमें वेंकटरमन ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया और ये विधेयक समाप्त हो गया। ठीक। निलंबनकारी वीटो का एग्जाम्पल 2006 का है, अब्दुल कलाम साहब का है। और उस समय लाभ के पद, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विधेयक ये आया था, जिसको अब्दुल कलाम साहब ने 2006 में लौटाया था, यानी कि पुनर्विचार के लिए भेजा था। लेकिन वापस से वो विधेयक वैसा ही इनके पास भेज दिया गया, तो फिर कलाम साहब को इस पर अनुमति देनी ही पड़ी, क्योंकि सस्पेंसिव वीटो में तो दोबारा जब विधेयक आएगा तो अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा। पॉकेट वीटो का याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था। ज्ञानी जैल सिंह 1986 में राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे अपने राजीव गांधी जी, और विधेयक था ये भारतीय डाक संशोधन विधेयक। तो इस पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक। तो ये तो हो गए अपनी पूरी वीटो शक्तियाँ। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग आपातकालीन शक्तियों की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति मैंने 3 प्रकार की शक्तियां लिख दी हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपात यानी आर्टिकल 360। शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपात से, है ना। अब राष्ट्रीय आपात का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 352 है। ये कब घोषित किया जाता है? देखिए, घोषित किए जाने का आधार क्या होगा? जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, इनके आधार पर देश की सुरक्षा यदि दांव पे लग जाए या ऐसी कोई आशंका हो, इनमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की,
कोई आशंका हो तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की, याद रखिएगा, इसको लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए। ठीक, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों, यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह जो है ये पहले नहीं था, 1978 के पहले। इसके स्थान पर था आंतरिक अशांति। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1975 में जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी उसका आधार आंतरिक अशांति ही था। तो दोबारा ऐसा ना हो, इस तरह के आधारों पर राजनैतिक उद्देश्य से आपातकाल न लगाया जा सके, इसलिए इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। ठीक, तो ये तो हो गई आपातकाल। आपातकाल जब घोषणा कर दी जाएगी, राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूँ, तो ये कब तक वैलिड रहेगा? 1 महीने तक वैलिड रहेगा। 1 महीने के अंदर अंदर संसद को अपने विशेष बहुमत से पारित करना होगा कि हाँ, आपातकाल लागू रहना चाहिए। संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों अपने विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। ठीक, ये हो गया विशेष बहुमत। इससे पारित कर देंगे, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल कितना, 6 माह तक के लिए बढ़ जाएगा। और इसी प्रक्रिया यानी संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 महीने की अवधि जब पूरी होने वाली हो तो फिर 6 माह के लिए बढ़ा लें। ठीक, तो ये किया जा सकता है। अच्छा, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो आर्टिकल 19 जो है ये स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकेंगे। इनके अलावा जो मूल अधिकार हैं उनको भी निलंबित किया जा सकता है। स्वतः निलंबित होने वाला आर्टिकल 19 है, कभी ना निलंबित होने वाले आर्टिकल 20 व 21 हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू होगा तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसमें भी संसद चाहिए। अच्छा, ये हटेगा कैसे, ये समाप्त कैसे होगा? समाप्त ऐसे होगा कि मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, यानी कि घोषणा कर दी गई राष्ट्रपति द्वारा, और 1 महीने के अंदर यदि संसद इसका अनुमोदन नहीं करती है तो वैसे ही समाप्त। या एक बार अनुमोदन कर दी, अब 6 महीने तक चल रहा है, तो राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस ले सकता है, या फिर लोकसभा अपने साधारण बहुमत द्वारा भी राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगे? तो पहली बार लगा जब युद्ध हुआ चाइना के साथ, 26 अक्टूबर 1962 को पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान अटैक किया 1971 में, पाकिस्तान अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में, तब दूसरी बार लगा, और 75 में लगाया इंदिरा गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। फिर अब देखते हैं अपन राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? जब कोई राज्य संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तब वहाँ पे यानी कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। आर्टिकल 356 है, जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा होगा तब उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन भेजेगा कि यहाँ पे यानी कि मेरे राज्य में अब सरकार जो है संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा उस राज्य में। हालांकि राष्ट्रपति स्वयं भी लगा सकता है, शक्ति उसके पास है। यदि राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन ना भी भेजे तो भी राष्ट्रपति लगा सकता है। इसमें क्या है, यहाँ पे 1 माह था और यहाँ पे क्या है 2 माह। यहाँ पे संसद का विशेष बहुमत था, यहाँ पे संसद
साधारण बहुमत है, यानी कि संसद 2 माह के भीतर अपने साधारण बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो उस राज्य में जहां राष्ट्रपति शासन लगा है वहां अब 6 महीने के लिए ये और लागू हो जाएगा। 2 महीने तक तो इसकी अवधि थी, 2 महीने के भीतर संसद को अनुमोदन देना था, संसद ने अनुमोदन दे दिया तो अब 6 माह तक ये और बढ़ जाएगा। ठीक, और 6 माह करके इसको अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद वहाँ पे चुनाव करवाने ही होंगे। अच्छा, इसमें एक शर्त और भी है कि 6 माह करके अगर 2 बार कर दिए यानी 1 वर्ष तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया तो अब आगे बढ़ाने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। 2 शर्तों में एक शर्त तो ये कि देश में या तो राष्ट्रीय आपात लागू हो, तब तो उसको 1 वर्ष से राष्ट्रपति शासन उस राज्य में बढ़ा सकते हैं, या फिर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है तो या फिर इलेक्शन कमीशन ईसी ये घोषित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है। तो ये 2 शर्तें होंगी तभी 1 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। समझ गए होंगे? ठीक, अब अच्छा, इसका प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा मान लीजिए किसी राज्य में, तो उस राज्य की जो सारे विषय हैं प्रशासनिक और विधायी वो केंद्र के अधीन आ जाते हैं, है ना। यानी कि अब राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर भी संसद कानून बनाएगी और चाहे तो विधानसभा को निलंबित या विघटित किया जा सकता है। नॉर्मली हो ही जाती हैं, विधानसभा विघटित हो जाएंगे तो सारे अधिकार किसके पास पहुंच जाएंगे? केंद्र सरकार के पास। ठीक, अब वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360 में, ये आज तक, अच्छा, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 जब राष्ट्रपति को ऐसी शंका हो, ऐसा कुछ आभास हो कि देश की वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व खतरे में नजर आ रही है तो वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें भी 2 महीने का समय है। 2 महीने के अंदर संसद अपने साधारण बहुमत से अगर इसका अनुमोदन कर देती है तो ये चालू हो जाएगा। और कब तक चलेगा? जब तक कि राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लेता है। ठीक, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि वित्त से संबंधित जो भी विधेयक हैं अब वो राष्ट्रपति के विचारार्थ जाएंगे, चाहे वो राज्यों के हों चाहे वो जो संघ का हो। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती की जा सकती है। सभी कर्मचारियों में न्यायालयों के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, इन सभी के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये था वित्तीय आपातकाल। तो ये टॉपिक आपका हो गया ख़त्म। टॉपिक मतलब राष्ट्रपति टॉपिक जो है ये हो गया समाप्त।